हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब हम लोग एग्ज़ाम के बहुत करीब आ चुके हैं तो तैयारी भी जमकर कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ लास्ट पोएम जो कि है फॉर एन ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी पोएम से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस पोएम को समझा दीजिए, पोएटिक डिवाइस क्या है, राइम स्कीम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये ऑल इन वन होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो देखकर आपके सभी तरह के जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट जस्ट अ मिनट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। बेशक छोटी सी ही बात है बट फिर भी इसका इम्पॉर्टेंस आपके प्रिपरेशन पर बहुत इफेक्ट डालने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस बात को आपसे शेयर करूँ। जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रेशर भी क्रिएट होना शुरू हो चुका है। मैं देख रहा हूँ, आई कैन फील कि प्रेशर जो है बच्चों के चेहरे पर नज़र आ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है या ऐसा कोई पहला ईयर नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। हर साल हम लोग बच्चों को इसी तरह देखते हैं, बट हर साल हम लोग बच्चों को कुछ समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं कि जो एग्ज़ाम है उससे डेवलप होने वाला प्रेशर, कुछ हद तक अगर जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन वो प्रेशर जो है वो हम पे हावी नहीं होना चाहिए, वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हमारे प्रिपरेशन पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और उससे हमारा प्रिपरेशन कहीं हद तक थोड़ा नीचे भी गिर जाता है। तो मेरा ये छोटा सा सजेशन है आप सबको कि प्रेशर थोड़ा बहुत बनना अच्छी बात है, इससे आप एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड होते हैं, सीरियस होते हैं, बट उसे डोमिनेट नहीं होने देना है। ये नहीं कि बस क्या करेंगे, कैसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन जो सेट हम लोग लगा रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, कैसे होगा। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपके हाथ में है। फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज कीप सेइंग, अपने आप से आपको ये बात बोलनी चाहिए दैट आई हैव द कैपेबिलिटी, दैट आई कैन डू इट। फर्स्ट थिंग इज सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ आएगा तो सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको लेक्चर्स करवा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो everything starts from here and ends here only. So that was my message to all of you. अब आते हैं पोएम पर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर एन ग्रेगरी पोएम जो है वो W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर मैंने पोएम के जो तीनों स्टैंजाज हैं, क्योंकि इसमें टोटल तीन स्टैंजा है, तीनों स्टैंजाज यहाँ लिख दिए हैं, जिससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंजा रीड करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा एकदम फटाफट, चुटकियों में मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। छोटा सा पोएम है, 3 स्टैंजा है, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। सो एट फर्स्ट यू जस्ट लिसन टू मी एंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द पोएम, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस, ओके। सो द फर्स्ट स्टैंजा इज हियर। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। ये स्टैंजा जो है आप समझिए इसको, ये क्या है, एक डायलॉग है, मतलब दो लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है। कौन है वो दो लोग, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है। दो लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है, तो पहले जो डायलॉग है, डायलॉग बिटवीन एन एंड अ यंग मैन। एन ग्रेगरी जो एक लड़की है वो और एक यंग मैन, प्रोबेबली द पोएट हिमसेल्फ, जो पोएट है W.B. Yeats, वो डिस्कस कर रहे हैं एन ग्रेगरी के साथ, ठीक है। और ये जो बातचीत हो रही है, अब इसमें कौन सा स्टैंजा कौन कह रहा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है वो पोएट कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा जो है वो एन कह रही है रिस्पॉन्स में, और जो फाइनल स्टैंजा है वो फिर से पोएट कह रहे हैं। पोएट मीन्स W.B. Yeats, या फिर यंग मैन बोलकर भी कई जगह इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जानना है। अब बोलिएगा सर ये जान के हम लोग क्या करेंगे, ये जानकर आपको एक्सट्रैक्ट में बहुत काम देगा। कई बार एक्सट्रैक्ट में कुछ क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं और बताया जाता है कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ये लाइन को किसने कहा है। तो आपको जानना होगा ना कि जैसे कि बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, तो ये जो लाइन है ये कौन कह रहा है, वो पोएट कह रहा है, ये आपको पूछ देगा, ठीक है। तो स्टैंजा के बिगिनिंग में पोएट कह रहे हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। कोई भी यंग मैन, यहाँ पर एक तीसरे यंग मैन की बात हो रही है। तीसरा यंग मैन मतलब दो लोग तो पहले से हैं,
एक है पोएट, ठीक है, पोएट और एन ग्रेगरी की बात हो रही है, ठीक है, ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट सम बॉय, सम यंग मैन, ठीक है, सम यंग मैन। सो दिस इज द थर्ड गाय। तो थर्ड गाय जो है जिसकी बात हो रही है ये हमेशा थर्ड पर्सन में रहेगा, मतलब ये कुछ कह नहीं रहा है, बस इसकी चर्चा हुई है इस पोएम में, थ्रू आउट द पोएम, ठीक है। तो एन ग्रेगरी को पोएट कह रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट इज टेलिंग टू एन ग्रेगरी अबाउट दिस यंग मैन, गॉट इट। तो वो कह रहे हैं नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब कोई अगर यंग मैन तुम्हें, एन को कह रहे हैं, तुम्हारे येलो हेयर के चलते या फिर इसे कहा जा रहा है हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स के चलते तुम्हें पसंद करता है, ठीक है, और अगर उसे एन अगर नकार देती है और वो दुखी होता है, सो ही इज़ नॉट अ ट्रू लवर, तो वो एक ट्रू लवर नहीं है। ये कह रहे हैं कौन? पोएट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? पोएट के ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या है तो समझिएगा। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपको आपके एक्सटर्नल क्वालिटीज़, ये मैंने इसका मतलब समझा रहा हूँ, कोई व्यक्ति आपको आपके एक्सटर्नल क्वालिटीज़ के लिए प्रेज़ करता है, तारीफ़ करता है या आपको अप्रिशिएट करता है, एडमायर करता है, तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें व्यक्ति के इनर क्वालिटीज़ को देखना चाहिए। ये कहना है पोएट का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मीनिंग समझते हैं। अच्छा, मीनिंग मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले फटाफट स्टैंजा को समझ लेते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सच। अब यहाँ पर एन कह रही है, सेकंड वाले स्टैंजा में रिप्लाई दे रही है पोएट को, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। तो वो कह रही है कि मैं अपने हेयर डाई करा लूँगी, जैसे कि वो बोल रहे कि अगर कोई तुम्हें तुम्हारे येलो हेयर के लिए पसंद करता है, जिसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो वो कहती है ना, तो मैं अपना हेयर डाई मतलब हेयर को कलर करवा लूँगी और उसे जैसे कि ब्राउन, ब्लैक या कोई भी कैरेट कलर का मैं उसे कलर करवा दूँगी। द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर। तो वो क्यों कलर कराने के लिए कह रही है? क्योंकि एन को लग रहा है कि हो सकता है वो यंग मैन उससे इस बात के लिए भी लव करे कि मतलब वो खुद क्या है, मतलब एन की रियल सेल्फ को, एन की इनर क्वालिटीज़ के लिए वो उसे लव करे, ना कि उसके येलो हेयर के लिए। इसीलिए वो अपने हेयर को डाई कराने के लिए वो कह रही है, ठीक है। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, मुझे मैं जैसी हूँ उसके लिए मुझे लव करे, एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर, मेरे येलो हेयर के लिए नहीं करे, ठीक है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टैंजा हो गया। फाइनल स्टैंजा में फिर से पोएट रिप्लाई देते हैं एन को। एन ने जो यहाँ पे कहा उसको रिस्पॉन्स में देते हुए कह रहे हैं इट इज़ जस्ट लाइक अ डायलॉग, इट इज़ जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, टू पीपल आर टॉकिंग, ठीक है। तो टू पीपल आर पोएट एंड द गर्ल हु इज़ एन ग्रेगरी, ठीक है। थर्ड एंड द फाइनल स्टैंजा इज आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। पोएट कह रहे हैं मैंने सुना कि कोई ओल्ड रिलीजियस मैन, ठीक है, मतलब कोई जानकार व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, कोई ज्ञानी व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं आई हैव हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। यस्टर नाइट मतलब पिछली रात उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। उन्होंने कुछ खोजा है, उन्होंने कोई टेक्स्ट खोजा है जिसे वो साबित करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर। वो कह रहे हैं ओनली गॉड माई डियर, सिर्फ वो गॉड ही हैं, सिर्फ वो भगवान ही हैं, दैट कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो हमें हमारी अच्छाइयों बुराइयों चाहे जैसा भी हम व्यक्ति हैं, हमारे इनर क्वालिटीज़ के लिए हमें प्यार करते हैं। अगर कोई भी ऐसा कोई है दुनिया में तो दैट इज़ जस्ट गॉड, सिर्फ गॉड ही है। एंड नॉट योर येलो हेयर, कोई येलो हेयर मतलब कोई बाहरी आवरण, कोई सुंदरता जो बाहर से दिखावटी पना हो, इसके लिए गॉड हमें लव नहीं करते हैं। वो हम सब गॉड के बच्चे हैं और वो हमें इसीलिए लव करते हैं क्योंकि हम जैसे हैं तो सब तो गॉड के संतान ही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देने की कोशिश की है W.B. यीट्स ने। W.B. यीट्स बहुत ही फैंटास्टिक पोएट्स रह चुके हैं और उनका जो पोएम होता है ना वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है, जिससे कि हम लोग कुछ शिक्षा मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी है कि कोई भी ऐसा बहुत मुश्किल ही है कि कोई इंसान इस दुनिया में हमें हमारे इनर क्वालिटीज़ के लिए पसंद करे। अगर कोई ऐसा कोई है तो वो सिर्फ गॉड है। ख़त्म। ये हो गया इस पोएम का मैसेज मिल गया पोएम का। अब हम लोग आते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तो ये होता है कि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर
जो ऐसे भी क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड से पूछे जाते हैं। तो जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मैंने मीनिंग ब्रैकेट में दे दिया है। और दूसरा पोएटिक डिवाइसेस, तो पोएटिक डिवाइसेस भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। और उसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी, तो उसे भी मैं बताऊँगा। ठीक है, फटाफट देखिए। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, तो पूछ देगा कि इस एक्सट्रैक्ट में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रैक्ट आ गया और बोल देगा इस एक्सट्रैक्ट में वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है होपलेसनेस। आपको एक्सट्रैक्ट में से खोजना है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट डिस्पेयर मीन्स होपलेसनेस, कोई निराशावादी हो जाए, होप को खो दे, तो होपलेसनेस का मतलब है डिस्पेयर। तो आप लोग उसमें डिस्पेयर को खोज के आंसर को लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बनेगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, तो यहाँ पर रैम्पर्ट्स तुलना की गई है वॉल ऑफ ए फोर्ट से। तो यहाँ पर हम लोग तुलना कब करते हैं, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो कंपैरिजन है एंड इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। देयर इज नो यूज ऑफ एज और लाइक, सच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड हियर, सो इट इज़ अ मेटाफर। इट इज़ अ मेटाफर स्टूडेंट्स। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन लिटरेरी डिवाइसेस, इफ़ यू हैवेंट वॉच इट यू गो एंड वॉच इट नाउ। आप जरूर समझिए कि जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो बहुत ही काम के हैं, 5 से 6 नंबर का उससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ, मेटाफर, मेटाफर में कंपैरिजन हुआ। ठीक है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। फिर से आप देखिए कि यहाँ पर वाई जो वर्ड है, तो मतलब जो यह साउंड है, ठीक है, इसे यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है, रिपीटेशन ऑफ साउंड। एंड ये वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू ये 5 रहता तो वॉवेल होता, ये तो उससे अलग है, वॉवेल नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। ठीक है, एलिट्रेशन में क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ साउंड गेट्स रिपीटेड एंड इट शुड बी द कॉन्सोनेंट साउंड यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड की शुरुआत में होने चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड स्टैंजा पे हम लोग आते हैं फटाफट। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, यहाँ पर पूछ देगा कि इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, कलर का मतलब होता है डाई, तो यहाँ पर एक तरह से वर्ड मीनिंग पूछ देगा, तो डाई का मतलब होता है कलर। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स किसके लिए यूज़ किए गए हैं, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स किसके लिए यूज़ किए गए हैं, तो आप लोग क्या लिखिएगा कि एन ग्रेगरी के हेयर के लिए, एन ग्रेगरी के हेयर को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो एंड सेट सच कलर देयर, फिर से देखिए एस स साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है और ये भी कोई वॉवेल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो फिर से यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। गॉट इट। वंस अगेन इन द थर्ड लाइन ब्राउन और ब्लैक, तो आप ब्राउन और ब्लैक को भी कह सकते हैं कि एलिट्रेशन है। अब बोलिएगा सर बीच में तो और है, तो एक वर्ड तो गैप है, लगातार कहाँ है, तो एक आग वर्ड गैप भी रहता है तो भी हम लोग उसको एलिट्रेशन कंसिडर करते हैं। गॉट इट। सो इसका कॉन्सेप्ट में आप लोग ब्राउन और ब्लैक को भी एलिट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और कैरेट, अब यहाँ पर कैरेट बोला गया है, यहाँ पर कलर्स की बात हो रही थी तो उसे ऑरेंज कलर बताना था, W.B. येट्स को यहाँ पर बताना था कि वो अपने बालों को ब्राउन कर सकती है, ब्लैक कर सकती है या ऑरेंज भी कर सकती है, तो उन्होंने डायरेक्टली ऑरेंज नहीं बोलकर क्या कहा, कैरेट कहा। ठीक है, क्या कहा, कैरेट कहा। तो कैरेट इज यूज्ड फॉर ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के स्थान पर कैरेट का यूज हुआ है, सो इट इज मेटोनिमी। विच काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस इज इट, इट इज मेटोनिमी। तो जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा बताए, दूसरा वर्ड बताए जो उसको डिनोट कर रहा हो, सो इट विल बी कॉल्ड एज मेटोनिमी। गॉट इट। तो एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर भी था। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर। आप देखिए ये जो वर्ड है येलो हेयर, एक बार यहाँ दिख गया, एक बार यहाँ दिख गया और एक बार यहाँ दिख गया, येलो हेयर येलो हेयर येलो हेयर, ये शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। सो रिपीट होता है जब, तो हम लोग उसे कौन सा लिटरेरी डिवाइस कहते हैं, वी कॉल इट रिपीटेशन, क्योंकि दोहराया जा रहा है, ये रिपीटेशन है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, इसका राइम स्कीम लिख दिया है, RS राइम स्कीम।
राइम स्कीम भी कई बार पोएम में पूछ दिया जाता है कि इस पोएम में कौन सा राइम स्कीम को यूज़ किया गया है। तो राइम स्कीम मैंने हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये जो इस स्टैंजा में राइम स्कीम हुआ है ये सभी स्टैंजा पर एप्लीकेबल है। गॉट इट? कि तो कैसे राइम स्कीम देखेंगे हम लोग। आई हैड हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, तो ये साउंड मैन, एन साउंड से एंड हुआ, एंड साउंड को हम लोग गिनते हैं, तो उसके लिए एक अल्फ़ाबेट देते हैं ए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं डिक्लेयर, लास्ट में कौन सा साउंड आया, एयर, एयर, तो एयर और एन क्या दोनों साउंड सिमिलर हैं? नहीं है। अगर साउंड सिमिलर नहीं होंगे सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, सो हम लोग बी लिखेंगे। अगर सेम होता तो क्या करते हैं सर, तो सेम होता तो यहाँ पर फिर से ए लिखते, सेम नहीं है तो हम लोग अगले अल्फ़ाबेट पे बढ़ गए। नाउ दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, ऊव, ऊव साउंड आ रहा है तो एन एयर ऊव, वंस अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड, सो डिफरेंट अल्फ़ाबेट। बी के बाद क्या आता है, सी लिख दिया हमने। कैसे निकाला जाता है मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा तो अगर लाइन दिया रहेगा तो आप लोग वहीं पे एग्जाम में बैठे बैठे निकाल लीजिएगा इस तरीके से। दैट ओनली गॉड माई डियर, अब देखिए डियर डिक्लेयर, तो डियर डिक्लेयर, एयर एयर, ठीक है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए सेम अल्फ़ाबेट का हमने इस्तेमाल किया, तो बी और बी रिपीट हो गया। फिर यहाँ पर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, अलोन, अलोन करके ओन करके ऐसा कोई साउंड नहीं है, तो हमने एक नया अल्फ़ाबेट लिखा, क्योंकि हम लोग सी तक पहुँच चुके थे, तो अगला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लास्ट में एंड नॉट योर येलो हेयर, तो हेयर तो एयर एयर एयर, तो सब में सेम साउंड है, क्योंकि ये यहाँ से आया है, सेकंड बी से आया है, तो बी बी और बी। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर आएगा ए बी सी बी डी बी, ठीक है। तो ये हमारा राइम स्कीम आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। और कोई भी स्टैंजा इस पोएम से आएगा सब में आप चेक कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, सब में आंसर यही आएगा ए बी सी डी बी, ठीक है, ए बी सी बी डी बी। ये हो गया। हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं थोड़ा फटाफट। यहाँ पर दिया हुआ आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, तो क्वेश्चन आएगा कि किसने डिक्लेयर किया कि सिर्फ गॉड ही है जो हमें हमारे इनर क्वालिटीज़ के लिए हमें पसंद करते हैं, तो आंसर क्या होगा, ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बूढ़ा रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति ने यह डिक्लेयर किया, ठीक है। यस्टर नाइट का मतलब क्या होता है पूछ देगा, तो प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात जो बीत चुकी थी, प्रीवियस नाइट, ठीक है, जैसे यस्टरडे हम लोग कहते हैं, यस्टर नाइट। दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, तो ही हैड, ह दिख रहा है एच एच, तो ये ह साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ये क्या है, एक एलिट्रेशन है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग खोज रहे हैं। फिर यहाँ देखिए दैट और दैट दो बार रिपीट है, दोनों लाइन में दैट और दैट से स्टार्ट है। अगर कोई वर्ड लाइन के बिगिनिंग में लगातार आए, दैट के बाद फिर दैट आए, दोनों बिगिनिंग में ही आ रहा है, सो वी कॉल इट एनाफोरा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे रेपिटेशन नहीं बोलिएगा, ये रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन इधर था, ठीक है। रेपिटेशन देखिए कहीं पे भी हो सकता है, एंड वर्ड था, ये एंड था, ये एंड था, बीच में हो सकता है, लेकिन ये बिगिनिंग में होगा, ठीक है, बिगिनिंग में होगा तो एनाफोरा, और लगातार होगा। ये देखिए ये तो एक 7-8 लाइन के बाद है, 7-8 लाइन के बाद, ये लगातार है, इसमें गैप नहीं होगा, तब एनाफोरा कहेंगे, ठीक है, तो ये एनाफोरा हो गया। फिर येलो हेयर तो रिपीट था ही। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस बन गए। अच्छा, इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यंग वंस गेट अट्रैक्टेड बाय सीइंग द एक्सटर्नल ब्यूटी। इस पोएम में इनमें से कौन सी बात इस पोएम के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज ट्रू अबाउट द पोएम। ये क्वेश्चन आ रहा है और आएगा भी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस में मैंने करवाया हुआ ये क्वेश्चन, तो ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर ये पोएम कहना चाह रहा है कि जो यंग लोग हैं वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं किसी की एक्सटर्नल मतलब बाहरी सुंदरता को देखकर, ये यही ना कह रहा है इसमें। दूसरा कि ट्रू लव इज बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी, पूछ देगा द मैसेज बिहाइंड द पोएम, इस पोएम के पीछे क्या मैसेज है, कि जो ट्रू लव है वो जो होता है वो इनर ब्यूटी के ऊपर होता है, और ट्रू लव कौन करता है, सिर्फ गॉड करते हैं, ठीक है, नो ह्यूमन बीइंग डज दैट। तो यहाँ पर पूछ देगा ट्रू लव का क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, तो ट्रू लव इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द इनर ब्यूटी, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पोएम से पूछ दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए अच्छे समझ में आ गए होंगे और इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके सामने नहीं बचे होंगे। फिर भी अगर कुछ बचता है so you can write in the comment box below and I will try to solve the answers. Got it? So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, take care. Bye bye.